ये अन्ना की कहानी है, एक मासूम लड़की जिसे उसके सौतेले बाप ने जबरदस्ती का शिकार बनाया बचने की, लेकिन जेल में हालात और भी खराब थे, जहां महिला कैदी रोज उसे पीटती, गैंग उसे अपना खिलौना बनाती और हर दिन नए झगड़े सामने आते। सबसे डरावना सच, जेल का वार्डन और गार्ड्स भी उसकी बेबसी का फायदा उठाने लगे। आखिर अन्ना इस अंधेरे से कैसे निकली? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत मोहल्ले से, जहाँ एक लड़की अन्ना अपने कमरे में चेलो बजा रही होती है। तभी उसका सौतेला पिता हाथ में ड्रिंक की बोतल लिए कमरे में दाखिल होता है। वो अक्सर उसके लिए डर और दर्द की वजह रहा है, लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। वो अन्ना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर अन्ना पूरी ताकत से उसे धक्का देती है। आदमी पीछे गिरता है और एक फूलदान की नुकीली किनारी उसके गले में धंस जाती है। कुछ ही पलों में उसका खून बहकर सब खत्म हो जाता है और अन्ना खामोशी से उस मंजर को देखती रह जाती है। पुलिस आती है, अन्ना को हिरासत में ले लिया जाता है। अदालत में वो खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन नतीजा, उसे 4 से 9 साल के लिए जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाता है। बस से बाकी कैदियों के साथ वो वहाँ पहुँचती है। चारों तरफ से कैदियों की शोरगुल भरी आवाजें, जैसे नए आने वालों का स्वागत हो रहा हो। गार्ड उन्हें यूनिफॉर्म बदलने का हुक्म देते हैं और इसी के साथ शुरू होता है अन्ना का नया सफर। वार्डन फ्रैंक सबको नियम समझाता है और फिर अन्ना को उसके सेल में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी रूममेट जेई से मुलाकात होती है। जेई कई सालों से वहीं कैद है, बेहद चुप और रहस्य मिजाज। रात होते ही अन्ना जल्द ही नींद में डूब जाती है, मगर जेई की बेचैन खामोशी अंधेरे में अलग ही कहानी कहती है। अगले दिन मैदान में रिक्रिएशन का वक्त होता है। अन्ना अब भी दूसरों से कटी कटी रहती है। तभी एक कैदी कोडी उससे बात करने आती है और बताती है, यहाँ अकेले रहना खतरनाक है, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना ही जीने का तरीका है। यहीं से शुरू होती है अन्ना की असली परीक्षा। कैद खाने में अन्ना अब भी अकेली रहना पसंद करती है। कोडी की दोस्ती की पेशकश वो साफ मना कर देती है, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ते हैं। खाने के वक्त कोडी और उसका ग्रुप दोबारा उसके पास आता है। वो अन्ना को चेतावनी देते हैं कि एक और कैदी उस पर बुरी नजर रखती है, मगर अन्ना उनकी बातों को नजरअंदाज कर चल पड़ती है। तभी कोडी उसे पीछे से धक्का देती है और उसका खाना जमीन पर गिर जाता है। पूरा ग्रुप उस पर हंसता है और अन्ना चुपचाप अपमान सह लेती है। उस रात सफाई करते वक्त कोडी और उसके साथी अन्ना को एक अंधेरे कमरे में घेर लेते हैं। तुमने हमारी बेइज्जती की है, कहते हुए वो उसे बुरी तरह पीटते हैं। कोडी लीडर की तरह खड़ी अन्ना को डराती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो अंजाम और भी बुरा होगा। जाने से पहले वो अन्ना को और अपमानित करती है और उसके होंठों पर जबरदस्ती किस कर जाती है। जख्मी और टूटी हुई अन्ना को इन्फर्मरी में इलाज मिलता है, लेकिन वो डर के कारण हमलावरों के नाम बताने से इनकार कर देती है। नर्स उसे सलाह देती है कि वार्डन फ्रैंक से बात करे। हिम्मत जुटाकर अन्ना फ्रैंक के ऑफिस पहुंचती है, मदद की उम्मीद में, मगर वहाँ भी उसे धोखा मिलता है। फ्रैंक अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए उस पर बुरी नजर डालता है। अन्ना तुरंत उसका विरोध करती है और रोते हुए वापस अपने सेल में लौट आती है। जेई, जो अब तक खामोश थी, उसकी हालत देख सब समझ जाती है। वो अन्ना से पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसका शोषण किया। गुस्से और निराशा में अन्ना सबको परवर्ट कह देती है, मगर जेई उसे शांत करती है, समझाती है कि इस जगह जीने का तरीका क्या है और धीरे धीरे अन्ना को सांत्वना देते देते उसका हाथ थाम लेती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन मैदान में एक और कैदी अन्ना को डराने के लिए गेंद उसके सिर पर मारती है। इस बार अन्ना चुप नहीं रहती। गुस्से से भरकर वो सीधे कोडी और उसके ग्रुप के पास पहुंचती है और उनसे जुड़ने की मांग करती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड बीच में आकर मामला रोक देते हैं। फिर भी अन्ना का तेवर सबको दिखा देता है। वो अब डर कर नहीं जीना चाहती। कोडी पहली बार अन्ना की जिद को पहचानती है। वो उसे मौका देती है और बताती है कि अगर सच में इज्जत और सुरक्षा चाहिए तो उनकी गैंग का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें अपने तरीके से खुद को साबित करना होगा। इसके बाद कोडी अन्ना को एक सुनसान कमरे में बुलाती है और उसके सामने एक ड्रिंक रखती है। फिर एक शर्त रखती है, अगर हमारी गैंग में शामिल होना है तो ये करना पड़ेगा। कोडी अपनी शर्त रखती है, अन्ना को उस काली लड़की से लड़ना होगा जिसने पहले उसे डराने की कोशिश की थी। बाकी सब मोबाइल निकालकर ये लड़ाई रिकॉर्ड करने लगते हैं। मन ही मन डरते हुए भी अन्ना हामी भर लेती है। वो सीधे जाकर उस लड़की को मुक्का मारती है और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त झगड़ा। मामला इतना बढ़ जाता है कि गार्ड्स को बीच में आकर रोकना पड़ता है। सजा के तौर पर अन्ना को नंगा करके एक अंधेरे सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। पूरे 47 घंटे तक तन्हाई और अंधेरे में वो टूटने लगती है। सजा पूरी होने के बाद उसे फिर वार्डन फ्रैंक के ऑफिस में बुलाया जाता है। फ्रैंक अपने चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि लिए उसे याद दिलाता है कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो धमकी देता है कि अगर अन्ना ने उसकी बात नहीं मानी तो अगली बार और भी लंबी व सख्त सजा मिलेगी। डर के मारे अन्ना चुप हो जाती है और फ्रैंक किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर जबरदस्ती अपनी हवस पूरी करता है। बाद में गंदगी और शर्मिंदगी से भरी अन्ना बार बार नहाकर और उल्टी करके इस दाग को धोने की कोशिश करती है। अगले दिन वो औपचारिक रूप से कोडी की गैंग में शामिल हो जाती है। एक छोटे कमरे में उसके हाथ पर टैटू बनाया जाता है जो इस गैंग का निशान है। सबके चले जाने के बाद कोडी उसे अपने पास खींच लेती है और जबरदस्ती एक नजदीकी पल थोपती है। कोडी वादा करती है कि अब से वो अन्ना की हिफाजत करेगी, लेकिन ये रिश्ता भी मजबूरी और डर के धागों में बंधा है। अचानक एक और लड़की कमरे में दाखिल हो जाती है, मगर कोडी तुरंत उसे टाल देती है। तभी एक गार्ड आता है और अन्ना को वापस उसके सेल में ले जाता है। अगली सुबह अन्ना की माँ उससे मिलने आती है। अन्ना उम्मीद करती
करती है कि माँ उसका दर्द समझेगी, उसे सहारा देगी, लेकिन उल्टा माँ उस पर चीखती है, उसे उसके सौतेले पिता का कातिल कहती है। अन्ना बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मगर माँ उसकी एक भी बात नहीं मानती। गुस्से में आकर वो अन्ना को मार भी देती है और आखिरकार गार्ड्स को बीच बचाव करना पड़ता है। अपनी बेटी से मुलाकात का नतीजा अन्ना के लिए और भी दर्दनाक हो जाता है। उसकी माँ गुस्से से भरी हुई कहती है, काश तुम हमेशा के लिए यहीं जेल में सड़ो। ये सुनकर अन्ना अंदर तक टूट जाती है। कुछ ही देर बाद अन्ना दोबारा कोड़ी और उसकी गैंग से मिलती है। तभी अचानक वही काली लड़की जो पहले भी उससे भिड़ी थी, इस बार चाकू लेकर उस पर टूट पड़ती है। झगड़ा बढ़ते बढ़ते पूरे मैदान में फैल जाता है और कई कैदी इसमें कूद पड़ते हैं। हालात बेकाबू होते ही गार्ड्स बीच में आते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही। अन्ना को सीधा वार्डन फ्रैंक के ऑफिस में भेजा जाता है। फ्रैंक, जो कैमरों से सब देख रहा था, अन्ना पर ही लड़ाई भड़काने का इल्जाम लगाता है। फिर चालाकी से उसे एक ड्रग भरी ट्यूब इस्तेमाल करने को मजबूर करता है। नशे में धुत और बेबस अन्ना का वो फिर से शोषण करता है। सेल में लौटने के बाद अन्ना का व्यवहार बदलने लगता है। गुस्से और नशे में वो जेई पर ही हाथ उठा देती है। गार्ड्स तक बात पहुंचती है और अन्ना एक बार फिर फ्रैंक के सामने खड़ी होती है। इस बार अन्ना गिड़गिड़ाती है, मुझे घर भेज दो, लेकिन फ्रैंक उसकी विनती ठुकरा देता है, बल्कि धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे और भी भयानक फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अन्ना की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो ड्रग्स की आदी बन जाती है। वो कोड़ी से और मांगती है, मगर कोड़ी इनकार कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और गुस्से में अन्ना कोड़ी पर थूक देती है। ये हरकत कोड़ी को नागवार गुजरती है और वो साफ कह देती है, अब तुम हमारी गैंग से बाहर हो। गैंग की सुरक्षा से वंचित अकेली और टूटी हुई अन्ना अब और गहरे अंधेरे में धंसने लगती है। गैंग से बाहर होने के बाद अन्ना आसान निशाना बन जाती है। बाथरूम में वही काली लड़की और उसकी टोली उस पर हमला करती है। वो अन्ना को बेरहमी से पीटते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इन्फॉर्मरी में एक बार फिर उसका इलाज होता है, लेकिन इस बार अन्ना और गहराई में डूब जाती है। वो बार बार ड्रग्स लेने लगती है। दूसरों के साथ मिलकर नशा इतना बढ़ जाता है कि उसे हेल्यूसिनेशंस दिखने लगते हैं। हर जगह विकृत चेहरे, डरावने साए। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि गुस्से और दर्द में वो अपने हाथ पर खुद ही डेड टैटू कर लेती है। धीरे धीरे उसका शरीर भी जवाब देने लगता है। एक दिन वो अपने सेल में उल्टियां करने लगती है। जेई उसे समझाती है कि किसी ड्रग काउंसलर से मदद ले, मगर अन्ना हंसकर उसकी बातों को मजाक बना देती है। ये जेई को और भी चोट पहुंचाता है। दिन बीतते हैं और उसकी हालत और बिगड़ती है। आखिरकार अन्ना उसी लड़की का सामना करती है जिसने बाथरूम में उसे मारा था, लेकिन ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड तक घायल हो जाते हैं। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और आखिरकार स्पेशल फोर्सेज आकर कैदियों को काबू में करती है। नतीजा वही, अन्ना दोबारा सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज दी जाती है। रिहाई के बाद कोडी उससे मिलने आती है। इस बार वो जेई का मजाक उड़ाती है। अन्ना गुस्से में साफ कहती है, हम न दोस्त हैं न दुश्मन, अब मुझे अकेला छोड़ दो। कोडी चुपचाप चली जाती है। उस रात जेई अन्ना के पास रहती है, उसे सांत्वना देती है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन अगली सुबह जब जेई उसे ड्रग्स छोड़ने की सलाह देती है, अन्ना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो फिर से उन्हीं लड़कियों के पास चली जाती है। जैसे ही वो ड्रग्स लेने ही वाली होती है, कोडी आ धमकती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अन्ना भड़क उठती है, चिल्लाने लगती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि फिर से स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ता है। इस बार वार्डन फ्रैंक खुद हालात संभालने आता है। गुस्से और निराशा में अन्ना एक टूटी हुई बोतल से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। गार्ड उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस अफरातफरी में फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। आखिरकार अन्ना को काबू में कर लिया जाता है और एक बार फिर उसे अंधेरी सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। अन्ना को एक बार फिर कपड़े उतारकर अंधेरी सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। इस बार वक्त और भी लंबा है। तन्हाई, अंधेरा और निराशा उसे पूरी तरह तोड़ने लगते हैं। हताशा में वो अपने खाने की ट्रे तोड़कर उसके टुकड़े से खुद को घायल कर लेती है। गार्ड उसे खून से लथपथ पाता है और तुरंत मदद बुलाता है। जब अन्ना होश में आती है तो खुद को साइक वार्ड में डॉ हान की देखभाल में पाती है। डॉ हान उसे भरोसा दिलाती है कि वो मदद के लिए है। अन्ना खुलकर कहती है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की, वो बस इस दर्द और तन्हाई से निकलना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ एक नर्स उसकी देखभाल करती है, उसे हिम्मत देती है। बेहतर महसूस करते ही अन्ना अपनी माँ से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। इस बार नजारा बदल चुका होता है। माँ अपने पिछले बर्ताव पर माफी मांगती है और वादा करती है कि वो अन्ना की पढ़ाई और उसके स्कॉलरशिप को वापस दिलाने में मदद करेगी। घर खोने के दर्द ने माँ को अपनी गलतियाँ दिखा दी थी। अन्ना के दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। फ्रैंक फिर से उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि अन्ना अब ठीक है और उसे वापस सेल में भेज देता है। वहाँ लौटकर अन्ना एक बड़ा फैसला करती है, अपने हाथ से गैंग का टैटू मिटा देती है। जेई उसकी परेशानी देखकर उसे सहारा देती है। लंच के दौरान कोडी और उसकी गैंग अन्ना का मजाक उड़ाती है, उसकी तन्हाई पर हंसती है। रात में एक गार्ड उसे एक छोटे कमरे में ले जाता है जहाँ फ्रैंक उसका सेलो लिए इंतजार कर रहा होता है। वो अन्ना को टैलेंट शो में परफॉर्म करने का मौका देता है। पहले तो अन्ना झिझकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। जब अन्ना चेलो बजाती है तो कुछ पलों के लिए उसकी सारी पीड़ा मिट जाती है। सुरों में डूबकर उसे सुकून मिलता है, जैसे वक्त थम गया हो। मगर अगले ही दिन कहानी एक बार फिर खौफनाक मोड़ लेती है। अन्ना को एक चिट्ठी मिलती है। उस
पर लिखा होता है यू आर डेड। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोडी और उसकी गैंग उस पर टूट पड़ती है। गुस्से में कोडी उसके चेहरे पर ब्लेड मारती है और अपनी टोली को हुक्म देती है कि अन्ना को बेरहमी से पीटो। जख्मी हालत में अन्ना को इन्फर्मरी ले जाया जाता है। वहीं फ्रैंक उससे मिलने आता है और वादा करता है कि कोडी को सजा देगा, मगर तभी नर्स नोटिस करती है कि फ्रैंक की हरकतें अन्ना के लिए असहज होती जा रही हैं। वो चुप रहती है लेकिन दिल में तय कर लेती है कि इस शख्स की शिकायत करनी होगी। नर्स की मौत की खबर सुनकर अन्ना अंदर से टूट जाती है। वो बेसहारा होकर रो पड़ती है। कुछ देर बाद उसे फिर फ्रैंक के ऑफिस में बुलाया जाता है। फ्रैंक कहता है कि नर्स की हत्या के पीछे कोडी का हाथ है और साथ ही अन्ना को चेतावनी देता है कि वो कितनी बड़ी खतरे में है। इसी बीच वो उसे टैलेंट शो की भी याद दिलाता है। शो के दिन अन्ना एक बार फिर अपना चलो उठाती है। इस बार उसकी धुनों में इतना दर्द और खूबसूरती होती है कि पूरा हॉल ताली बजाकर उसकी सराहना करता है। बाद में फ्रैंक उससे कहता है कि इनाम के तौर पर उसने उसके लिए परोल हियरिंग तय कर दी है। अन्ना हैरान रह जाती है लेकिन तभी फ्रैंक असली चाल चलता है। आजादी का झांसा देकर वो उससे अपना आखिरी मकसद पूरा करता है। सेल में लौटकर अन्ना जेई को सब बताती है। जेई उसे आगाह करती है, फ्रैंक पर भरोसा मत करना, वो लोगों की उम्मीदें तोड़ने में ही मजा लेता है। लेकिन अन्ना अब ठान चुकी होती है। वो सीधे कोडी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। कोडी एक कैमरा थमाते हुए कहती है अगर उसे गिराना है तो उसके गुनाह रिकॉर्ड करो। पैरोल सुनवाई के दिन अन्ना फ्रैंक से उसके वादे की याद दिलाती है। फ्रैंक फिर से उसे मजबूर करता है लेकिन इस बार अन्ना सब रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद जब अधिकारी उससे उसके सुधार और पैरोल पर सवाल पूछते हैं तो फ्रैंक बीच में कूदकर कहता है कि अन्ना अभी तैयार नहीं है। लेकिन अन्ना जो पहले से ये चाल समझ चुकी थी सबूत पेश कर देती है। फ्रैंक की करतूतों की वीडियो रिकॉर्डिंग। पूरा सच सामने आते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अधिकारी तुरंत फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं। अन्ना की पैरोल मंजूर हो जाती है और उसकी रिहाई तय कर दी जाती है। अधिकारी उसके साथ हुए जुल्म पर माफी मांगते हैं। जेल छोड़ने से पहले अन्ना जेई से दिल छू लेने वाली विदाई लेती है। बाहर निकलते हुए वो कोडी से भी टकराती है और उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है और फिर आखिरकार गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं जहां उसकी मां बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही होती है। फिल्म के आखिरी सीन में अन्ना मंच पर चेलो बजा रही होती है। सामने बैठा दर्शक उसकी धुन में डूबा है और उन्हीं में उसकी मां भी है। आंखों में आंसू लेकिन दिल में गर्व। अन्ना ने अंधेरे को हराकर अपनी रोशनी पाली थी।